दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स को अब 167 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। 167। आपको पता है प्रीलिम्स की जो परीक्षा है 2024 की, वो 26 मई को है ना। तो उस हिसाब से अब हमारे पास जितना दिन बचा है उस हिसाब से हमको अपना क्या करना है, प्रिपरेशन करना है। जो भी स्ट्रेटजी होगी, जो भी तरीके होंगे, अब हम लोग सब कुछ प्रीलिम्स को ध्यान में रख के करेंगे। हालांकि मेंस की भी तैयारी साथ साथ में चलती रहेगी, लेकिन फिर भी अब जो है समय प्रीलिम्स को प्राथमिकता देने का है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके का प्रीलिम्स का पेपर अब हो चुका है, स्पेशली 2022-2023 के बाद से, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, है ना। वो कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी, उसके बारे में हम लोग बीच बीच में बात करते रहेंगे। दो चीज़ें हैं दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप अगर ये दो चीज़ करेंगे तो आपका एग्ज़ाम मान के चलिए कि आराम से क्लियर हो जाएगा। पहला चीज़ ये है कि आपको रिवीजन करना है। आपने जो सोर्सेज से भी पढ़ाई की है, अब आपने अगर पढ़ लिया है तो आप उस पर भरोसा करिए। आप पॉलिटी के लिए या हिस्ट्री के लिए बार बार किताबें मत चेंज करिए, एक किताब पर रहिए, ठीक है। और उसका रिवीजन बार बार करिए और साथ में करिए टेस्ट। जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों उतने क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको कुछ ऐसे टेस्ट भी मिल रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको वैसे क्वेश्चन के साथ ही प्रैक्टिस करना है। क्योंकि प्रीलिम्स में मैक्सिमम क्वेश्चन 70 to 80% क्वेश्चन वैसे ही फॉर्मेट पे होंगे जो डायरेक्ट नहीं बनते होंगे। तो आपको उसके लिए अभी से मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। दोस्तों हम लोग जो पिछले हफ्ते के पूरे करंट अफेयर्स के MCQs हैं उसको एक साथ डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं और बीच बीच में क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस करना है उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करना चाहिए था, क्या अप्रोच होना चाहिए था। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न जो है वो वीवीपैट से रिलेटेड है, ठीक है। मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल्स, ठीक है। इसके बारे में हमको विचार करना है। क्या है प्रश्न, देखिए विकल्प पहला, वीवीपैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से जुड़ी एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंटर मशीन है। इसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि जो ईवीएम है के विकल्प के रूप में तैयार किया गया है। यह मतदाताओं को यह सत्यापित करने में मदद करती है कि उनका मत इच्छित उम्मीदवारों को गया है अथवा नहीं। दोस्तों अभी बहुत सारे स्टेट्स में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, ठीक है। और लोकसभा का भी चुनाव जो है वो अब कुछ महीने बाद ही है। इसीलिए चुनाव से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो ईवीएम वाला इशू इतने दिन से चल रहा है, जो बार बार हल्ला होता है कि ईवीएम जो है उसको हैक किया जाता है या उसका डाटा बदल दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है ईवीएम पे। अगर आपको वीवीपैट के बारे में पता है, क्योंकि ये न्यूज़ में बनी हुई है बहुत टाइम से, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आंसर देखेंगे, पर आंसर देखने से पहले आप इसको पहले सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ कि देखिए दोस्तों ये ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंटर मशीन है, ठीक है। तो बिल्कुल ये प्रिंट करती है। ये ईवीएम का विकल्प नहीं है दोस्तों, बल्कि उसके साथ काम करने के लिए, इसीलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। और तीसरा देखेंगे तो उम्मीदवारों को, जो मतदाता है उनको ये सत्यापित करने में मदद करता है कि उन्होंने जिस भी उम्मीदवार को वोट दिया है वो वोट उन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। बेसिकली होता क्या है कि एक छोटी सी मशीन लगी होती है ईवीएम के साथ में। आप जिस जिस भी उम्मीदवार को जब वोट देते हैं तो एक प्रिंट आउट निकल करके उस मशीन से फिर उस बॉक्स में कलेक्ट होता है, ठीक है। तो इससे आपको दिख जाता है कि हाँ हार्ड कॉपी में भी जो आपका वोट है वो व्यक्ति को मिल गया है। तो इससे अगर कभी ये बात उठे कि वोटिंग में मिसमैच है, तो आप जो वीवीपैट से जो प्रिंट्स निकलते हैं उसको भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे काम करता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। उम्मीद करता हूँ अब आपको याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखें अगर, तो देखिए वीवीपैट ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र सत्यापन प्रिंटर मशीन है, ठीक है। इसीलिए कथन एक सही है। जब एक वोटर ईवीएम का बटन दबाता है तब वीवीपैट से मतदाता द्वारा चुनी गई पार्टी के नाम एवं प्रतीक के साथ पर्ची निकलती है। अतः यह ईवीएम का विकल्प नहीं है बल्कि उसके साथ में काम करता है, ठीक है। इसीलिए कथन दो जो है वो गलत है। फिर देखेंगे वीवीपैट जो है मशीनें मतदाताओं को यह सत्यापित करने में मदद करती है कि उनका वोट उचित तरीके से दर्ज किया गया है अथवा नहीं, ठीक है। इसीलिए कथन तीन भी सही है। मतदाता वीवीपैट में शीशा लगे छोटे भाग में डाले गए अपने मत संबंधी विवरण को 7 सेकंड तक देख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे कि कितने देर तक रहता है, 7 सेकंड तक रहता है।
इसके बाद पत्र पर्ची कटकर वीवीपैट मशीन में बने ड्रॉप बॉक्स में आ गिरती है और एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों संपीड़ित बायोगैस। ठीक है, संपीड़ित बायोगैस के बारे में है। तो पहला विकल्प है कि सीबीजी कार्बनिक पदार्थों के एरोबिक अपघटन से प्राप्त होने वाला एक नवीकरणीय पर्यावरण के अनुकूल गैसीय ईंधन है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, प्राप्त बायोगैस में मुख्य रूप से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंश और नमी होती है। ठीक है, संपीड़ित बायोगैस दोस्तों, अगर आपको संपीड़ित बायोगैस नहीं पता है तो हो सकता है आपको बायोगैस का कुछ आइडिया होगा। उस चीज़ को बेस बना करके इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करिए। हो सकता है आपको उत्तर ना पता हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन को अप्रोच तो करना ही पड़ेगा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो कोई क्वेश्चन अभी फ़िलहाल जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मत छोड़िए, सोचिए कि किस किस एंगल से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो गैसेस की बात की गई है ऑक्सीजन, तो क्या बायोगैस में ऑक्सीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। इस तरीके से एक बार आप सोचिए आंसर तो, क्योंकि उसके बाद हमको देखना ही पड़ेगा। चलिए देखिए दोस्तों आंसर। तो सीबीजी एक नवीकरणीय पर्यावरण अनुकूल गैसीय ईंधन है जो कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटन से प्राप्त होता है। इसका उत्पादन बायोमेथेनस अथवा एनारोबिक डाइजेशन, ठीक है, नामक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इसका मतलब है कि इसको एक ऐसे जगह पे बंद कर दिया जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन और बाकी गैसें उस तक नहीं पहुँच पाती है। ठीक है, चलिए देखें आगे इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। कृषि अपशिष्ट, पशु खाद, खाद्य अपशिष्ट, सीवेज अपशिष्ट तथा अन्य बायोमास सामग्री को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा खंडित किया जाता है। ठीक है, इसलिए कथन एक जो है वो गलत हो गया था। दूसरा अगर आप देखें इसके बाद, तो प्राप्त बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। ठीक है दोस्तों, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंश और नमी होती है। ठीक है, इसलिए कथन दो भी जो है वो सही नहीं है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों, फिर से शुद्ध की गई मीथेन को उच्च दाब में संपीड़ित किया जाता है, इसलिए इसे संपीड़ित बायोगैस कहते हैं। यानी पहले बायोगैस बनाया जाता है, उसके बाद संपीड़ित बायोगैस बनाया जाता है। ठीक है, इसीलिए देखेंगे आप ये भी गलत हो गया था और ये भी गलत हो गया था, इसीलिए सही आंसर क्या होगा, ना तो एक ना तो दो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पार्थेनन मूर्तियों के बारे में। ठीक है, पार्थेनन मूर्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीस संग्रहालय में रखी गई पार्थेनन मूर्तियां 30 से अधिक प्राचीन पत्थर की मूर्तियों का संग्रह है। ठीक है, वे कलाकृतियां एथेंस के स्वर्ण युग के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। ये कलाकृतियां देवी आर्टेमिस को समर्पित हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप पहले विकल्प पे थोड़ा सा विचार करिए कि ये सही होना चाहिए या गलत होना चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूँ कि सोचना कैसे है। कोई भी स्टेटमेंट दोस्तों, अगर एग्जामिनर कहीं से भी उस स्टेटमेंट को उठाता है ना, किसी भी फैक्ट को, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी बुक से, न्यूज़पेपर से, है ना कहीं कोई ना कोई सोर्स तो होगा उसका जहाँ से एग्जामिनर उस स्टेटमेंट को लेता होगा। ठीक है, तो जब स्टेटमेंट को एग्जामिनर लेता होगा तो स्टेटमेंट वहाँ पर तो सही छपा होगा। अगर बुक में वो बात लिखी होगी तो सही होगी, न्यूज़पेपर में होगी तो भी सही होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब एग्जामिनर स्टेटमेंट लाता है तो स्टेटमेंट सही लाता है। उसके बाद उसके पास दो ऑप्शन होता है, या तो स्टेटमेंट को सही छोड़ दे या फिर उसमें कुछ फेर बदल करके उसको गलत करे। तो आप पहला ऑप्शन अगर देखेंगे तो इसमें ये चांस है कि एग्जामिनर इसको कहाँ कहाँ पे किस किस लेवल पे गलत कर सकता है। देखिए सही है या नहीं वो तो अलग बात है, पर आप इस तरीके से सोचिए कि अगर आप एग्जामिनर हैं और आपके पास एक स्टेटमेंट है ऐसा विकल्प एक के जैसा और आपको उसको गलत करना है, तो आप किस तरीके से सोचेंगे, आप कहाँ कहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। पहला चेंजेस तो दोस्तों आप यहाँ पे कर सकते हैं, ग्रीस संग्रहालय के हो सकता है, दूसरा संग्रहालय हो, ब्रिटिश हो, आपको पता है ब्रिटिशर्स हर जगह के सामान को तो उठा के अपने यहाँ लेके गए हैं, या फिर जो मूर्तियों की संख्या है उसके बारे में। पर क्योंकि संख्या सीधी 30 ना लिख करके 30+ लिखी हुई है, 30 से अधिक, तो यहाँ पे गलत होने के चांसेस कम हैं, क्योंकि
इसका दायरा बढ़ा दिया, 45 हो, 50 हो, 100 हो, 500, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 30 से ज़्यादा है। यहाँ पर संग्रहालय सही है कि नहीं उसके बारे में आप एक रिस्क ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एथेंस की बात की गई है तो आपको ग्रीस और एथेंस का रिलेशन पता होगा, वर्ल्ड मैप आपने पढ़ा होगा एथेंस के बारे में, ठीक है। सुकरात, अरस्तु, इन सब के नाम आपने सुने होंगे, ये सब एथेंस से रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कलाकृतियाँ देवी आर्टेमिस को समर्पित है, तो देवी का नाम भी आपको एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा। आर्टेमिस आपका पता है, आर्टेमिस मिशन था नासा का, ठीक है, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह लोग जो थे जो चांद पर गए थे, ठीक है। तो उस हिसाब से भी आपको रिलेट करके सोच सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और प्रश्न को मैंने जो भी बताया उस हिसाब से सोचिए, ठीक है, आराम से सोचिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। उसके बाद आंसर को देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं अब आंसर को। देखिए ब्रिटिश संग्रहालय, ठीक है, यहाँ पर जो बात मैंने बोली थी आपको, में रखी पार्थेनन मूर्तियाँ पत्थर की, जो मूर्तियाँ हैं पत्थर की, ग्रीस की 30 से अधिक प्राचीन मूर्तियों का संग्रह है जो 2000 वर्ष से अधिक पुरानी है। समझ रहे हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से भी पहले की हैं। मूल रूप से एथेंस में एक्रोपोलिस पहाड़ी पर पार्थेनन मंदिर की दीवारों और मैदानों को सजाने वाली ये कलाकृतियाँ एथेंस के स्वर्ण युग के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। मंदिर का निर्माण 432 ईसा पूर्व में पूरा हुआ था, ठीक है, यानी कि एथेंस से रिलेटेड है, तो सही होगा, पहला वाला गलत है क्योंकि संग्रहालय ब्रिटेन का है। और ये जिस देवी को समर्पित है उनका नाम है देवी एथेना, ठीक है, इस चीज़ को ख्याल में रखेंगे, न्यूज़ में है ये। चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे हमको सही उत्तर बताना है। विकल्प है कि ग्रीन लीफ वोलाटाइल्स मनुष्य के लिए अप्रिय गंध उत्पन्न करते हैं, ठीक है। ग्रीन लीफ वोलाटाइल्स, ग्रीन लीफ वोलाटाइल्स पौधों के लिए चेतावनी संकेतक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। वोलाटाइल्स का मतलब आप अगर, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हैं तो हो सकता है शब्द आपने ना सुना हो, या फिर आम तौर पे आपने जनरली यूज़ करते समय इस चीज़ को सुना होगा। अब ग्रीन लीफ का मतलब तो आपको पता है, वोलेटाइल्स का मतलब क्या होता है। अगर आप इस चीज़ को करेक्ट कर पाते हैं तो फिर आपके लिए आंसर करना आसान होगा। इसीलिए दोस्तों जो अंग्रेजी के कुछ वर्ड्स हैं उनको आमतौर पे देखते रहना चाहिए, उससे आंसर निकालना आपके लिए आसान हो जाता है। अब यहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगा अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को थोड़ा सा, है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए हाल ही में वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि का खुलासा किया है कि पौधे अपने आसपास के पौधों से खतरे के संकेतों को कैसे समझते हैं और उन पर क्या प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। सिग्नलिंग एजेंट के रूप में ग्रीन लीफ वोलाटाइल्स, ठीक है, पौधों द्वारा संचार करने का एक तरीका ग्रीन लीफ वोलाटाइल नामक वायुजनित रसायनों को उत्सर्जित और महसूस करना है। क्षतिग्रस्त होने पर पौधे द्वारा उत्सर्जित जीएलवी मनुष्यों के लिए ताजी कटी घास की सुगंध पैदा करता है, इसलिए कथन एक सही नहीं है। ये दुर्गंध नहीं दोस्तों, सुगंध पैदा करता है। हालांकि पड़ोसी पौधों के लिए यह गंध एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है जो संभावित खतरे का संकेत दे सकती है, इसलिए कथन 2 सही है, जो कि सही लगेगा भी। जब आप वोलेटाइल्स के बारे में समझेंगे तो ये सही लगेगा, पहले में थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है, फिर भी आप यहाँ पे 50-50 पे तो आ जाएंगे, ठीक है। आपके प्रश्न को सही करने की संभावना बढ़ेगी। और आप अगर आपका एकदम फ्रेश अटैम्प्ट है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ पता होगा, आपने अगर पहले कभी प्रीलिम्स नहीं दिया है तो आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं कि आप चाहे जो भी पढ़ के जाओगे एग्ज़ाम में ना, आपको 25 से 30 क्वेश्चन बहुत मुश्किल से बनेंगे, उससे ज़्यादा फिर डायरेक्ट आप बोल ही नहीं सकते नॉलेज बेस पे कि ये मैं कर लूँगा। पर आपको पता है कि कट ऑफ कुछ भी है तो 85 के आसपास रहेगा, और 30 आप पूरे सही भी करोगे तो भी आपके 60 नंबर होते हैं। आप बहुत दूर हो दोस्तों, बहुत ज़्यादा दूर, है ना। तो आपको इस तरीके से चांस लेके प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और यही तरीका है प्रीलिम्स को क्रॉस करना है, पार करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अपनी इंट्यूशन पावर को डेवलप करिए कि क्या संभावना है किस प्रश्न के सही होने की और गलत होने की। सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि आप 100% एक्यूरेसी के साथ करना चाहते होंगे तो बहुत मुश्किल है दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ उस तरीके से काम नहीं करती है, एग्ज़ाम थोड़ा सा दूसरे तरीके का है, ठीक है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है। सिकल सेल रोग एक आनुवांशिक रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन हीमोग्लोबिन में
असामान्यता की विशेषता है। विकल्प 2 है सिकल सेल रोग के कारण लाल रक्त कोशिकाएं अर्धचंद्राकार आकृति धारण कर लेती है, जिससे वाहिकाओं के माध्यम से उनकी गति बाधित होती है। तीसरा है सिकल सेल रोग के समान थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति में हीमोग्लोबिन के कम स्तर के कारण गंभीर एनीमिया का अनुभव होता है, जिसके लिए आजीवन रक्त संक्रमण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको सही विकल्प को चुनना है। कौन कौन से हैं इसमें से, वीडियो को पॉज करिए। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, अगर आपने साइंस और टेक वाला पोर्शन कवर कर लिया है तो आपको डेफिनेटली इसको सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं भी सॉल्व हो रहा होगा, आंसर देखिएगा। इम्पॉर्टेंट अगर उसमें कोई पॉइंट ऐसे होंगे जो आपके नोट्स में नहीं होंगे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए अभी, और उसको बाद में अपने नोट्स में ऐड करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आंसर। सिकल सेल रोग, इसका परिचय देखिए दोस्तों। सिकल सेल रोग एक आनुवांशिक रक्त रोग है जिसमें हीमोग्लोबिन में विसंगति उत्पन्न हो जाती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, अतः कथन एक सही है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें विसंगति आ जाती है। इसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं अर्धचंद्राकार आकार धारण कर लेती हैं। आपको पता होगा जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका आकार होता है ऐसा गोल, पर सिकल सेल में क्या हो जाते हैं दोस्तों, वो अर्धचंद्राकार हो जाते हैं। ठीक है, आपने आधा चांद देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अभी तो पता नहीं कौन सा दिन है, पर बीच में आप देख लीजिएगा, ऐसे दिखता है वो। ठीक है, जिससे वाहिकाओं के माध्यम से उनकी गति बाधित होती है, जिससे गंभीर दर्द, संक्रमण, एनीमिया और स्ट्रोक जैसी संभावित जटिलताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, इसीलिए कथन 2 भी सही है। केवल भारत में अनुमानतः प्रतिवर्ष 30,000, दोस्तों बहुत बड़ा नंबर है, 30,000 से 40,000 बच्चे सिकल सेल रोग के साथ जन्म लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए थैलेसीमिया सिकल सेल रोग के समान थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे को कम हीमोग्लोबिन के स्तर के कारण गंभीर एनीमिया का अनुभव होता है। ठीक है, जिसमें लौह संचय को प्रबंधित करने के लिए आजीवन रक्तदान और केस केलेशन थेरेपी की आवश्यकता होती है, अतः कथन 3 जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। लक्षण की बात करेंगे, क्या क्या लक्षण होते हैं, थकान, पीलिया, सांस की तकलीफ, विकास में रुकावट, चेहरे की हड्डी की विकृति। ठीक है, ये सारे मामले इसमें शामिल होते हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न इंटरनेशनल संस्था से जुड़ा प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या है दोस्तों ये, तो सॉरी CAC, FAO तथा WHO द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद का स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग पर समझौता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा व्यापार विवाद निपटान के लिए संदर्भ मानकों के रूप में कोडेक्स मानकों, दिशा निर्देशों एवं सिफारिशों को मान्यता देता है। CAC को उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जैसे कि पादप स्वच्छता उपाय। ठीक है, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपाय, ऐसे टर्म्स को आप गूगल करके ज़रूर पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको जाके देखिए, पढ़िए। अगर आपको इसके बारे में पता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो बिल्कुल जाके पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये सब ऐसे टॉपिक है जिसको UPSC छोड़ ही नहीं सकती, मजबूरी है उनका कवर करना। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करिए थोड़ा देर के लिए और देखिए आपसे आंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो उसके बाद फिर हम लोग आंसर को सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको अपने कॉमन सेंसेस को सॉल्व करने का पहले कोशिश करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आंसर। देखिए दोस्तों कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन संयुक्त राष्ट्र संघ के FAO तथा WHO के द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है। ठीक है, इसलिए कथन 1 जो है वो सही है। फिर आप देखेंगे कि WTO के स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों को अनुप्रयोग पर समझौता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा व्यापार विवाद निपटान के लिए संदर्भ मानकों के रूप में कोडेक्स मानकों, दिशा निर्देशों की सिफारिशों को मान्यता देते हैं, अतः कथन 2 जो है वो सही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए CAC को उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए
स्थापित किया गया था। अतः कथन 3 सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद दोस्तों देखिए, आपने अगर इतने प्रश्नों को कर लिया है, अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं, तो आपको करना ये है कि जिस भी टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज नहीं थी पहले या इन्फॉर्मेशन कम थी, उसको थोड़ा अपग्रेड करिए अपने नोट्स में, है ना। और जब इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा तो भी आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।